हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके आए थे लीनियर अलजेब्रा के। ओके, तो अभी जो 2024 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और जो आपका एग्जाम है वो आपका है 4 फेब को। ओके, 4 फेब को आपका एग्जाम है 2024 वालों के लिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इस टाइम पे आपको ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी तो आप कर ही चुके होगे। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन कर पा रहे हो और कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मान लो अगर आपने 2000 से लेकर 2023 के हर क्वेश्चन को आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, हर क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके जो वहाँ पे टॉपिक्स होंगे वो भी रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, वो भी आपके माइंड में बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे जब आप नेक्स्ट पेपर देखोगे कि हाँ, ये पेपर तो मैंने पीछे किया था और उसमें ये लॉजिक यूज हुआ था, ये ठीक है, तो आपका वहाँ पे पक्का होता जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो ज़रूर रिपीट होता है। ओके, तो आपको पता चलेगा कि किस कंसेप्ट से आपका किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार ये ट्राई कर लीजिए। 2000 से लेकर 2023 तक के हर पेपर को आप यहाँ पे करिए। ओके, और हमारा जो चैनल है इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी आपको गेट के नाम से। लीनियर अलजेब्रा आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज अपना है 2023 वाला। इससे पहले वाले हम कर चुके हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी लीनियर अलजेब्रा के नाम से। ओके, तो आज अपना लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। ओके, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस, ठीक है। बीच में ही हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम एलपीपी डिस्कस करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म है जो गेट में आता है एलपीपी का। ओके, तो आप ये देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं गेट 2023 वाले पे। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट टी R3 to R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो टी है आपके पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड सेटिस्फाइंग इमेज ऑफ 100 अंडर टी इज 011 एंड इमेज ऑफ 110 अंडर टी इज 101 एंड इमेज ऑफ 111 अंडर टी इज 112। ओके, तो हमें यहाँ पे इमेजेस गिवन है और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि टी जो है वो 11 होगा, ऑन टू होगा, क्या होगा, या फिर 11 नहीं होगा या ऑन टू नहीं होगा। तो ये हमें यहाँ पे शो करना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे जो टी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं यहाँ पे टी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन कर दूं और अगर उस मैट्रिक्स का रैंक 3 आ जाए तो अपनी जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 11 हो जाएगी, क्योंकि अगर रैंक आपका 3 आ गया तो मतलब नलिटी क्या होगी, 0। ओके, ठीक है। और ऑन टू कब होता है, कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3, अगर ये इक्वल आ जाए, है ना, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो मैट्रिक्स बनने वाली है, अगर मैं टी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, तो वो आपकी कितने ऑर्डर की बनेगी, 3x3 की, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि टी 11 कब होगा, टी इज 11 इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लीजिए कि वो मैट्रिक्स ए है जो टी के कोरस्पॉन्डिंग, जो बेसिस बी के कोरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन की, अगर आपकी मैट्रिक्स का रैंक 3 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, 11। ओके, और ऑन टू कब होगी, टी इज ऑन टू इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3। अब डायमेंशन ऑफ R3 यहाँ पे कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 आ जाए तो उस केस में आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 11 भी होगी और ऑन टू भी होगी। अब मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करोगे आप, मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, बोलिए जल्दी। देखिए, आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट ही अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ, इमेज आपको क्या दी हुई है, इमेज ऑफ 100 इज 011
और आपको पता है कि जो आपके पास इमेज होती है आप उस इमेज को लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हो। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में आप इमेज को राइट डाउन कर सकते हो इजिली, है ना, कर सकते हो। चलिए हम वहीं से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या दी हुई है? 0 1 1, ओके, एंड कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा इंटू 1 0 0 प्लस बीटा इंटू 1 1 0 एंड प्लस गामा इंटू 1 1 1, ओके। तो इक्वेशन बनाइए, यहाँ पे क्या बनेगी? देखिए 0 1 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड सेकंड इज बीटा प्लस गामा, एंड थर्ड इज गामा, ओके। जब आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इज बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज गामा इज इक्वल टू 1। तो गामा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए सेकंड में, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से? गामा इज इक्वल टू 0, है ना। जब आप यहाँ पे, एक मिनट, बीटा की वैल्यू निकलेगी नहीं यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जो बीटा है वो क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 0, एंड गामा और बीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से अल्फा क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू -1, ओके। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गया। अब यहाँ पे रखिए क्या आएगा? अल्फा इज -1 इंटू 1 0 0 एंड प्लस बीटा इज 0 इंटू 1 1 0, एंड गामा क्या है आपके पास? गामा क्या है? 1, तो 1 रख दीजिए। गामा इज 1 इंटू 1 1 1, ओके। तो यहाँ से एक तो आपका हो गया। अब ये आप इरेज कर लीजिए, एंड सेकंड देखिए, सेकंड जो आपके पास इमेज दी हुई है क्या है? सेकंड आपके पास है 1 0 1, ओके, एंड दिस इज अल्फा इंटू 1 0 0 प्लस बीटा इंटू 1 1 0 एंड प्लस गामा इंटू 1 1 1। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 0 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से आएगा बीटा प्लस गामा, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा? गामा, ओके। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड आपके पास यहाँ से आ जाएगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इज गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप गामा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा? इज -1, एंड जब आप यहाँ पे बीटा और गामा की वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो अल्फा है वो क्या आ जाएगा? 1, ओके। तो अब वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे। ये देखिए अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा इज़ 1, देन 1 इंटू 1 0 0, एंड बीटा आपके पास है -1, देन 1 1 0, एंड गामा इज़ 1, देन 1 इंटू 1 1 1, ओके। ऐसे ही अब जो थर्ड इमेज है वो राइट डाउन कर लीजिए। थर्ड देखिए क्या आएगी आपके पास? थर्ड के केस में है इज 1 1 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 0 0 प्लस बीटा इंटू 1 1 0 प्लस गामा इंटू 1 1 1, ओके। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए गामा की। जब आप गामा 2 पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास बीटा क्या आएगा? इज -1, एंड यहाँ पे जब आप बीटा और गामा की वैल्यू रखोगे तो आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा? इज 0, है ना, ओके। तो देखिए अल्फा आपके पास क्या है? 0 इंटू 1 0 0, एंड बीटा इज -1 1 1 0, एंड गामा इज 2, देन 2 इंटू 1 1 1, ओके। अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हो? कॉलम फॉर्म में लिखते हो इनको, ठीक है। मैट्रिक्स बनानी है आपको टी, ठीक है। तो टी मैट्रिक्स आपके पास ये क्या बन जाएगी? यहाँ पे इज -1 0 1, कॉलम फॉर्म में लिखनी है। 1 -1 1 0 -1 2, ठीक है। मैट्रिक्स यही बनेगी, ओके।
यही बनने वाली है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन लगाऊँ, हमें रैंक फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे करोगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन लगाऊं, R3 पे अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं कि R3 प्लस R1, तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ से? -1 1 0 0 -1 -1 0 2 2, ठीक है, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे देखिए, जो ये दो रो है, ये दोनों की दोनों क्या होगी? लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर मैं इसके रैंक की बात करूं, देन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स T, तो ये रैंक आ गया आपके पास 2। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये 1 1 कब होगा? कि जब रैंक आपका किसके इक्वल हो? 3 के इक्वल, है ना। तो यहाँ से तो आपके पास जो मैट्रिक्स है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देन T इज नॉट 1 1, ओके। T इज नॉट 1 1। अब मैंने क्या कहा था कि ऑन2 के केस में अगर आपके पास मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर वो आपके किसके इक्वल आए? डायमेंशन ऑफ R3 के। बट डायमेंशन ऑफ R3 तो आपके पास कितनी है? 3 है, ओके। तो यहाँ पे ये 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज T इज नॉट ऑन2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया T इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट M be a 2 cross 2 matrix. Consider the following statement. First is m raised to the power 8 plus m raised to the power 12 is diagonalizable. तो पहले आप ये चेक करिए कि जो मैट्रिक्स M दी हुई है, क्या ये डायगोनलाइजेबल होगी? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं इसकी, जो M मैट्रिक्स है, तो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ M? क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? जल्दी से बोलिए, क्या होगी? इज x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अगर मैं यहाँ से रूट्स फाइंड आउट करूँ, देन लेमडा स्क्वायर, क्योंकि आप आइगन वैल्यूज को लेमडा से ही फेमिलियर हो, तो मैं लेमडा ही रख देती हूँ। देन 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स यहाँ से क्या आएंगे? इज लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या आएगा? लेमडा -3 एंड माइनस लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। लेमडा -3 कॉमन ले लीजिए, देन लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई 3 एंड 1। अब दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स M इज डायगोनलाइजेबल। मैट्रिक्स M इज डायगोनलाइजेबल बिकॉज बोथ रूट्स या फिर बोथ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, है ना। बोथ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, ओके। अगर आपके पास सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट होती है, तो मतलब मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो M की आइगन वैल्यूज हैं, वो आपके पास क्या आई है? 1 एंड 3, ओके। तो m रेज टू द पावर 8 की क्या होगी आइगन वैल्यू? 1 एंड 3 रेज टू द पावर 8। एंड आइगन वैल्यूज ऑफ m रेज टू द पावर 12, इसकी क्या होगी? 1 रेज टू द पावर 12 एंड 3 रेज टू द पावर 12। तो इन दोनों से आपके पास क्या आ गया? लेमडा आइगन वैल्यूज ऑफ m रेज टू द पावर 8 प्लस m रेज टू द पावर 12 क्या होगी? 2 एंड 3 रेज टू द पावर 8 प्लस 3 रेज टू द पावर 12। तो ये भी दोनों की दोनों आपके पास क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज m रेज टू द पावर 8 प्लस m रेज टू द पावर 12 इज डायगोनलाइजेबल, ओके। तो यहाँ से जो P स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। ऐसे ही जो m रेज टू द पावर 7 प्लस m रेज टू द पावर 8 है, इसकी भी दोनों आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स है m रेज टू द पावर 7 प्लस m रेज टू द पावर 8, ये भी आपकी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, यानी कि Q स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, ओके। बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लेट T फ्रॉम R4 टू R4 be a linear transformation and the null space of T be the subspace of R4 is given by। हमें यहाँ पे null space दिया हुआ है ना, null space दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ओके।
देखिए अगर मैं नलिटी की बात करूं तो नलिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 4 ऑल x1 x2 x3 x4 इन R4 सच दैट 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0 एंड रैंक ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो कि जो रैंक हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t माइनस 3i का 3। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, देखिए जो रैंक ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो डायमेंशन ऑफ R4 है वो तो आपके पास कितनी है, 4 है। जब आपकी जो मैट्रिक्स का जो रैंक है t माइनस 3i का, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ t माइनस 3i इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो मतलब एक आइगन वैल्यू पक्का यहाँ पे 0 होने वाली है। और आपको बाय डेफिनेशन पता होगा कि जब हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो अगर डिटर्मिनेंट t माइनस लैम्डा आई आपके पास 0 आता है तो मतलब लैम्डा वहाँ पे क्या होती है, आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे ये लैम्डा का काम करेगी, यानी कि जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 है ये आपके पास क्या हो गई, इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ t, ओके। तो ये आपके पास एक आइगन वैल्यू आ गई, ओके। तो एक आइगन वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि 0 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब देखिए कि आपके पास जो लैम्डा है वो 3, ये इसकी आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि रैंक ऑफ t माइनस 3i 0 है, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका 0 है। अगर मैं यहाँ पे नलिटी की बात करूं तो क्या होगी, बोलिए क्या होगी। और अगर मैं टी के रैंक की बात करूं तो वो क्या होगा, देखो अगर मैं सिल्वेस्टर थ्योरम अप्लाई करूं तो सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहती है कि सिल्वेस्टर थ्योरम आपकी क्या होती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी एंड डायमेंशन आपके पास कितनी है R4 की, 4 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नलिटी फाइंड आउट कर दूँ, तो रैंक भी पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें, द नल स्पेस ऑफ टी, हमें यहाँ पे नल स्पेस ऑफ टी दिया हुआ है। तो अगर मैं इस नल स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन फाइंड आउट कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास नल स्पेस दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक जो यहाँ पे वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट होगा वो 3 वेरिएबल्स पे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू -1/4 3x2 प्लस 2x3 प्लस x3 लिख सकते हैं। यानी कि एक यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या होने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द अदर 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ नलिटी की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि नलिटी ऑफ टी की, यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को आप और कैसे लिखते हो, एन टी, ठीक है। तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपके पास नल स्पेस दिया हुआ है, ओके। तो अब देखिए भाई सिल्वेस्टर थ्योरम क्या थी, सिल्वेस्टर थ्योरम आपकी कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, रैंक ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि जो रैंक ऑफ टी है वो आपके पास कितना आ गया, 1। जो टी का रैंक है वो कितना आ गया, 1, है ना। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो आप, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है ना। हमें ये तो पता चल गया कि इसके पास एक आइगन वैल्यू 3 है और 0 भी आइगन वैल्यू होगी। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि 0 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा, कोई भी आइगन वैल्यू लैम्डा है ये, तो क्या होती है, नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, ओके, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लैम्डा को 0 लेके चलूँ, अगर मेरे को 0 की चेक करनी है तो क्या होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज नलिटी ऑफ टी माइनस 0, यानी कि नलिटी ऑफ टी, और नलिटी ऑफ टी आपके पास कितनी है, 3,
यानी कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गई जीरो की वो कितनी है, 3 है। और हमें एक और आइडेंटिटी पता है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है विच इज़ लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, है ना। नाउ वी नो दैट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी या तो वो इक्वल होगी ज्योमेट्रिक के या फिर वो ग्रेटर होगी। अब अगर मैं बात करूँ, हमने यहाँ पे किसकी फाइंड आउट की है, जीरो की। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो, है ना। तो जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी यहाँ पे वो या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी किसके, 3 के। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ग्रेटर देन 3 तो वो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ग्रेटर देन 3 तो वो हो नहीं सकता। देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है जीरो की वो या तो क्या हो सकती है, 3, या फिर जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो या फिर क्या हो सकती है, 4। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 ले ली, ठीक है, लेनी भी क्या वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि जो डायमेंशन है वो आपके पास कितनी है, 4 है। और जो एक आइगन वैल्यू आपके पास आई हुई है वो कितनी है, एक आइगन वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, 3। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू आपके पास ये हो गई, बचती कितनी है, 3 आइगन वैल्यू। ठीक है, तो 4 हो नहीं सकती इसकी। 4 होने का क्या मतलब है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज की क्या होंगी, 0, बट एक आइगन वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये 4 तो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और मैक्सिमम 4 ही होगी अगर होगी, क्योंकि डायमेंशन जो है R4 की वो 4 है। ठीक है, और 4 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक आइगन वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखिए 3 आई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, सिर्फ 3 बचती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज 3। पता चल गया ना कैसे, है ना। तो इसका मतलब है कि जो 0 है वो रिपीटेड है, यानी कि 3 टाइम्स आपकी 0 आएंगी आइगन वैल्यू और एक टाइम आपकी 3 आएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ टी की तो वो क्या है, 0 0 0 एंड 3। ठीक है, तो ये है आपके पास आइगन वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूँ अब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी x³ इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, क्या होगी, x³ इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अब देखिए ठीक है, ओके। और आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अगर दोनों इक्वल हो, ठीक है, अगर किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर दोनों इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, रिजल्ट याद रखना, इफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, अगर ये इक्वल हो जाती है दोनों, देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, तो अब एक चीज़ बताइए मेरे को कि आपके पास 2 आइगन वैल्यूज आई है ना। एक आइगन वैल्यू आपके पास है 0 एंड अदर आइगन वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। ठीक है, तो अब आपने क्या चेक किया यहाँ पे कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 0 की वो आपके पास कितनी है, 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, है ना। एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आपके पास कितनी है, 0 की, वो भी क्या है, 3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 इज इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 0। अब हमें चेक करनी है 3 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, अब देखिए आपको पता है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 3 की वो क्या है, 1। तो इसका मतलब है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ही जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है वो मिलेगा, है ना, बोल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो 0 की है वो 3 हो चुके हैं। ओके,
तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, और कितनी है 1। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अगर मैं इन दोनों को देखूं देन दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अब आपके पास एक और रिजल्ट होता है कि अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो तो आपके पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स कंटेन करती है ना। दिस इम्प्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल कंटेन नॉन रिपीटेड फैक्टर। ओके, ठीक है। तो आपके पास अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल इज x इंटू एक्स माइनस 3, और हमें मिनिमल पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास चेक कर लीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में आपके पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल इज x इंटू एक्स माइनस 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेट M बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर एंड I आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड इफ 6m इनवर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फा i फॉर सम अल्फा इन R देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपको ऐसी नहीं लिख रही कि जैसे कि कोई पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट की हो और उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करके ये चीज़ आ गई हो, है ना। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अभी। कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है कैसी है, एम मैट्रिक्स कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एम मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होती है वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, जैसे 3, 2 एंड 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होगी वही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी, है ना। तो आइगन वैल्यूज ऑफ एम इज 3, 2 एंड 1। तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी हैं, डिस्टिंक्ट है ना। सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि मैट्रिक्स एम इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एक भी आइगन वैल्यू आपकी क्या है, 0 नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी मैट्रिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम इज लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 1। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। ओके, और कैली हैमिल्टन थ्योरम का अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या कहती है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, एक मिनट, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस 6m स्क्वेयर प्लस 11m माइनस 6 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अगर मैं 6 आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड लेकर जाऊं देन एम क्यूब माइनस 6m स्क्वेयर प्लस 11m इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी। ओके, अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता तो मैं एम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड, देन एम इन्वर्स एम क्यूब माइनस 6 एम इन्वर्स एम स्क्वेयर प्लस 11 एम इन्वर्स एम इज इक्वल टू 6 एम इन्वर्स। ओके, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस 6m प्लस 11i
इज इक्वल टू 6m इनवर्स। ओके, अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, 6m इनवर्स इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस अल्फा आई। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू 6m इनवर्स। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, 11 के। ठीक है, तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट ए बी ए 3x3 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आयोटा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आइगन वैल्यू की डेफिनेशन की बात करूं तो आपके पास क्या होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए माइनस लेमडा आई अगर 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होता है कि लेमडा उसकी आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो अब देखिए अगर माइनस आयोटा इसकी आइगन वैल्यू है तो आपको पता होता है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो भी उसकी आइगन वैल्यू बनेगा, है ना। देन दिस इम्प्लाइज इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा। आयोटा इज एन ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपकी है 3x3 की, है ना। तो 2 आइगन वैल्यू आपको मिल गई, एक और आइगन वैल्यू की ज़रूरत है हमें। अब हम मान लेते हैं कि जो आइगन वैल्यू ऑफ ए है, एक आपके पास आयोटा है, माइनस आयोटा है, थर्ड को हम नाम दे देते हैं लेमडा 3। ओके, अब हमें लेमडा 3 फाइंड आउट करनी है। तो उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, आयोटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आई आपके पास आइडेंटिटी है। ओके है, यहाँ पे देखो इसने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3 देन द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ही यूज़ करेंगे कि डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 3, और आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, और वो क्या दे दिया, 3। अब आइगन वैल्यूज क्या है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, एंड लेमडा 3 इज इक्वल टू 3। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे देन माइनस आयोटा स्क्वायर, तो वो क्या होगा 1, देन लेमडा 3 क्या आ गया आपके पास, इज 3। ठीक है, लेमडा 3 क्या आ गया, 3। तो तीनों आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर क्या है, आयोटा, माइनस आयोटा एंड 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेस ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेस, सॉरी ए है ये, हमें फाइंड आउट करनी है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अब ट्रेस किसके इक्वल होती है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। तो हम पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उनका सम कर देंगे, है ना। तो अगर ए की आइगन वैल्यू ये है देन दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपके पास, दिस इज -1 एंड ये आपके पास हो जाएगा 9। ठीक है, ओके। अब ट्रेस फाइंड आउट कीजिए, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर यानी कि आइगन वैल्यूज का सम -1 प्लस 9, तो ये आपके पास क्या आ गया, 7। ओके, हमें यही फाइंड आउट करना था, तो ये आ गया आपके पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, लेट ए बी ए 3x3 रियल मैट्रिक्स एंड सच दैट ए ऑफ 1 to 1 इज 2 1 to 1। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जो आपके पास ये कंडीशन दी हुई है एक ए 1 to 1 इज इक्वल टू 2 1 to 1। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो यहाँ से 2 इसकी क्या है, एक आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वैल्यू है, और अगर हम ये चीज़ बोले वो और भी बेस्ट रहेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 to 1 is an eigenvector
इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू टू के कोरस्पॉन्डिंग ये इसका एक आइगन वेक्टर है, यानी कि यही है फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो लेमडा है वो क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, एंड जो ये एक्स होता है ये क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, तो यही है सेम थिंग। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या दे दिया कि A011 इज इक्वल टू 011। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, A011 इज इक्वल टू 011। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज 011 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। तो ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग है। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड इज A-110 इज इक्वल टू 4-110। ठीक है, क्या है, A-110 इज इक्वल टू 4-110। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -110 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या हो गई, एक आपके पास क्या है 1, ओके 1 2 एंड 4। तो ये आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, इफ m इज द डिग्री ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a देन a11 प्लस a21 प्लस a31 प्लस m। ओके, हमें यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी होगी। तो देखिए आपके पास यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कन्फर्म है कि आपके पास ये 4 है। एक मिनट रुक जाइए बस, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक की है शायद, क्योंकि यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज सेम थी। यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी इधर 2 आएगा, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 आइगन वैल्यूज है वो सेम है, रिपीटेड है, लेकिन जो उनके आइगन वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। आइगन वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आपके पास ये है और सेकंड आपके पास ये है, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, दोनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 2 की, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या है 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है 2 की, वो भी क्या होगी 2, क्योंकि दोनों के दोनों आइगन वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों आइगन वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमें चेक करनी है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4, तो वो क्या है 1, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपकी वो कैसी है, डायगोनलाइजेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अब मैट्रिक्स को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अगर डायगोनलाइजेबल है, तो देखिए डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या होगी 2 2 4, क्योंकि आइगन वैल्यूज आपके पास यही है। ठीक है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपके पास ये हो गई। अब इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं क्या होगी, x माइनस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4। अब मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनलाइजेबल है। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी इसकी वो लीनियर फैक्टर्स कंटेन करेगी, तो क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनलाइजेबल है ना।
तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करूँ, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज कितनी है 2, और इसी को नाम दिया है उसने m का, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं m आपको बताऊं कि m क्या है तो वो 2 है, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। अब देखिए a11 a21 a31, ठीक है। a11 तो ये आपके पास क्या है, दिस इज a11 a21 एंड दिस इज a31। तो सम कीजिए यहाँ पे a11 प्लस a21 प्लस a31 प्लस m इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर R4 विद द इनर प्रोडक्ट एक्स वाई कैसे डिफाइन की, I12 4 xi yi for x belongs to x1 x is equal to x1 x2 x3 x4 and y is equal to y1 y2 y3 y4। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जो m है आपके पास, m इज इक्वल टू 4 ऑल x1 x2 x3 x4 इन R4 एंड कंडीशन यहाँ पे दे दी कि x1 इज इक्वल टू x2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, x1 इज इक्वल टू x2। इसका क्या मतलब है, x1 इज इक्वल टू x3। इसका मतलब साफ साफ है यहाँ पे कि जो x2 और x4 है वो तो है ही फ्री वेरिएबल, है ना। और जो x1 और x3 है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो m सेट है इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, और एक जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन की बात करूँ अब कि इसकी डायमेंशन क्या होगी m की, तो वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू 3 because one variable is डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड अदर 3 वेरिएबल्स आर फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो डायमेंशन आपके पास ये हो गई, एंड आपके पास एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है m का, एंड देन डायमेंशन ऑफ m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। और आपके पास एक रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना। देखिए रिजल्ट होता है आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के केस में ही होता है क्या, कि डायमेंशन ऑफ m प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ r रेज टू द पावर 4, क्योंकि हमें यही दी हुई है, ठीक है। तो अब डायमेंशन ऑफ m आपके पास क्या है 3 प्लस डायमेंशन ऑफ m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m एंड डायमेंशन ऑफ R4 क्या है 4। देन दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देन दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इज इक्वल टू 1। काफ़ी इजी था। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 2000 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस आई होप जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो इसमें भी हम 2000 से लेकर के 2023 तक के हर पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।